चलो बेटा, सो फाइनली किसी टेक्निकल ग्लिचेस के कारण बेटा ये हमारा प्रीवियस रिकॉर्डिंग रुक गया था और मैंने आपको जनवरी अटेम्प्ट के केवल 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाया था। जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग आज की क्लास में जल्दी जल्दी से टारगेट करते हैं। सेम स्पीड हमारा रहेगा, सेम लॉजिक रहेगा बेटा, सेम तरीके से हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। और जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन 50 क्वेश्चन का है बेटा, इसको भी हम लोग मैक्सिमम 30 से 35 मिनट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। डन करें क्या? तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मुझे याद है बेटा कि 50 क्वेश्चन कर लिया था। आज की क्लास 51 से चालू करना है। तो बेटा 51 पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन, क्या बोलो बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बताइए इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर्ड नहीं है? नहीं है मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो का पार्ट है बेटा, फैक्टर माइक्रो का पार्ट है, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। बेटा यही ऐसा फैक्टर है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं बनता, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। आगे अगर चले 52 पे, तो अगला हमारा क्वेश्चन है प्रीसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट। मतलब क्या कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है बेटा जहां पर हम लोग ह्यूमन राइट के ऊपर प्रॉपर्टी राइट को देते हैं? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, नहीं, ह्यूमन राइट के ऊपर बेटा प्रॉपर्टी राइट को तुम लोग देते हो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। चूंकि कैपिटलिस्ट वाला बंदा डंडा देकर बंदे से काम करता है, इसका मतलब हमें लोगों की वैल्यू नहीं है बेटा, हमें पैसे की वैल्यू है। डन करे तो इसका परफेक्ट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं बेटा 53 नंबर पे। तो 53 नंबर पे पूछा गया है कि when even after increase in the price, रुको, when even after increase in price मतलब प्राइस बेटा बढ़ रहा है, आगे टोटल रिवेन्यू रिमेन द सेम, और टोटल रिवेन्यू जो होगा ना वो सेम होगा। बताइए यहां पे डिमांड को हम क्या कहेंगे? सिंपल आंसर है बेटा यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, इतने आंसर, इतने आसान क्वेश्चन आए बेटा। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बोला होगा कि इन्होंने क्या किया ना, हर 4-5 आसान क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया है। यही इन्होंने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया है। तो एज यूजुअल इकोनॉमिक्स का पेपर बेटा मैं मीडियोकर भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आसान पेपर आया था। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है 100% कवर के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ दिस करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आर्क इलास्टिसिटी। मैं यूं बोलूं तो बेटा आर्क इलास्टिसिटी का यहां पे फॉर्मूला पूछा गया। अच्छा, आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस क्या बोलो बेटा Q1, इसको इंटू करते हो तुम लोग P2 प्लस P1 अपॉन में करते हो बेटा P2 माइनस P1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा बेटा इसमें से वो आंसर बन जाएगा C। दैट इज दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। 54 का बेटा आंसर क्या होगा? C होगा। आगे चलते हैं बेटा 55 पर। 55 पर तो 55 में बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट पर्टिकुलर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड लाइन इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। बेटा यहीं पर आंसर क्लियर हो जाना चाहिए था। पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डिमांड सिचुएशन पूछ रहा है, ये पॉइंट इलास्टिसिटी का बेटा एग्जांपल है। आगे चलते हैं बेटा, अगला पॉइंट हमारा जो है वो है, क्या बोलो एक बार उसे, 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है बेटा कि कंसीडर करिए इन डिफरेंस कर्व गिवन बिलो, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। देखो बेटा इस कर्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, और जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उस पर हायर सैटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो इन्होंने दोनों को क्या कर दिया बेटा, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर दिया एट द पॉइंट नंबर ए। यही कारण है बेटा कि यहां पे ना साफ साफ हम बोलेंगे कि जो रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स और गुड वाई है ये लॉजिकली एब्सर्ड है। क्यों लॉजिकली एब्सर्ड है? क्योंकि बेटा ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि इसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए था। आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है बालक, वो क्वेश्चन क्या है बोलो कि यूज द टेबल टू आंसर क्वेश्चन 57 से लेकर क्या बोलो बेटा 58 तक। 57 से लेकर क्या बोलो बेटा 58 तक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं 57 में, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट बताइए। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट। बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट को लो और डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। तो बेटा आप सोचिए ना, अगर 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 आप यहाँ पे 270 को डिवाइड करोगे बेटा अपॉन में 3 से, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा बेटा 29 27 मतलब 90 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बोलो बेटा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब हम आते हैं बेटा किस पे बोलो एक बार उसे, दूसरे पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पर ध्यान से सुनो बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए ना, वो भी 4 यूनिट का पूछ रहा है, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा। अब यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, तो आपको टीसी माइनस टीएफसी करना होगा। तो आप क्या करिए ना, इसको सबसे पहले ऐसे करिए कि जी आपने क्या किया, 370 में से
270 माइनस किया तो जी ये 100 आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, तो आपने 460 में से 270 माइनस किया तो बेटा ये 190 आ गया। फिर आपने क्या किया बेटा, तो 540 में से 270 को आपने माइनस किया तो बेटा ये 270 आ गया। 200 क्या आ गया बोलो बेटा, 70। फिर आपने क्या किया, तो अगले आ गए 610 में से फिर आपने 270 माइनस किया तो बेटा ये 340 आ गया। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 यूनिट का पूछ रहा है। अब आप क्या करिए, इन चारों को बेटा ऐड कर दीजिए। अगर मैं इन चारों को ऐड करूं तो अगर मैं इन चारों को बेटा ऐड करूं तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं बेटा, बिकॉज ये चौथे पे पूछ रहा है। तो एक काम करो, आप डायरेक्टली 340 को क्या करो, अपॉन में कर दो बेटा 4 से। समझ रहे हो ना? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या बोलो बेटा, 85। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये डिवाइड बाई 4 आपने क्यों किया, क्योंकि हमें बेटा एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर मेरे बालक, 59 पर। तो 59 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू इंटरनल इकोनॉमिक, जस्ट वेट बेटा, हाँ जी, Which of the following is not true with regard to a stage of diminishing return? बेटा स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये सेकंड स्टेज होता है, ये सेकंड स्टेज होता है बेटा। इस हिसाब से बोलिए टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यू, हाँ ऑब्वियस ही बात है, सेकंड स्टेज में आपका प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो कंटिन्यू होता है डिक्रीज करने के लिए। आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला गया है, एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, Which of the following factor does not lead to internal economic of a scale? देखो बेटा इंटरनल, आपको पता है ना, एक इंटरनल इकोनॉमी होता है और एक एक्सटर्नल इकोनॉमी होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है, डज नॉट लीड टू इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल है। तो बोला गया स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, नहीं भैया ये इंटरनल ही है। यूज ऑफ सुपेरियर टेक्निक इंटरनल है। बाई प्रोडक्ट इंटरनल है। सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, यस बेटा ये आपका जो है ये इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल को लीड नहीं करता है। तो ये आंसर है बेटा। आगे चलते हैं 61 पे। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट आर क्या बोलो बेटा, चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। रुको, अगर आप इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन देखो, जहां पे इनपुट बेटा उतने से ही चेंज हो रहा है जितने से आउटपुट चेंज हो रहा है, बेटा हम इसको रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 61 का बी। हम आगे चलते हैं बेटा, अगला पॉइंट हमारा जो है वो क्या है बोलो, 62। तो 62 में बोला गया इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, तो बताइए एमआर क्या होगा। अगर आपका प्राइस इलास्टिसिटी है वो बेटा क्या है बोलो, 1 है, तो एमआर क्या होगा। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा कि अगर ई इज ग्रेटर देन 1 है तो जो एमआर होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर ई इज इक्वल टू 1 है तो बेटा जो एमआर होता है वो 0 के बराबर होता है। और अगर ई लेस देन 1 हो तो इस सिचुएशन में एमआर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहां पर बेटा 1 पूछा जा रहा है, अर्थात बेटा ये होगा, वो क्या होगा बोलो एक बार उसे, 0। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा बेटा, ए होगा। हम आगे चलते हैं 63 पे। आगे बोला गया बेटा कि कंसीडर अ मोनोपोलिस्ट सेलिंग इन 2 मार्केट। मोनोपोलिस्ट फॉर्म है और 2 मार्केट में बेच रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 60, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट, हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट ए इज 5 एंड मार्केट बी इज 6। कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू इन बोथ मार्केट और डिटरमाइन करिए विच मार्केट रिसीव क्या बोलो बेटा, मोर आउटपुट। इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, अलग अलग मार्केट का ना आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना होगा। अगर आप MRA निकालोगे तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप एवरेज रिवेन्यू को ले लो, ई माइनस 1 कर दो और अपॉन में क्या कर दो बेटा, ई कर दो। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 60 इंटू बेटा आपका वैल्यू है 5 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो बेटा 5। तो अगर आप ये निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60 इंटू 4 अपॉन 5, 24 48 के आसपास बेटा ये आ रहा है। तो इस हिसाब से तो ए आंसर होना चाहिए, लेकिन रुक जाओ, अभी आगे भी पढ़ लो बेटा, आगे भी देख लो। अब इसी हिसाब से आप मार्जिनल रिवेन्यू बी का निकाल लो। तो मार्जिनल रिवेन्यू बी का कैसे निकालोगे बेटा, तो आप सीधे 60 को लो और इंटू कर दो बेटा 6 माइनस 1 अपॉन में 6। तो इसके लिए बेटा 60 इंटू 5 अपॉन 6 हो जाएगा, 6 5 30 डिवाइड बाई क्या बोलो बेटा 6 यानी 50। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं बेटा 64 पे चलते हैं। 64 पे 64 का जो आंसर है बेटा, Which characteristics is shared by monopoly and monopolistic competition? रुको, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बेटा आंसर यही हो गया। आपको कम से कम तीसरे चौथे में आंसर देना चाहिए कि बच्चे को आगे पढ़ना चाहिए। हालांकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन बेटा दोनों में ही होता है। प्राइस हायर देन मार्जिनल कॉस्ट हर किसी में होता है। नो सेलिंग कॉस्ट हर किसी में। तो बेटा ध्यान रखिएगा यहां पर प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, आपका जो प्राइस है वो बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट का। ये केवल और केवल बेटा मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में होता है, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता। आगे चलते हैं 65 पे। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन अ मोनोपोलिस्ट मार्केट इज बेस्ड ऑन, बेटा याद रखिएगा कस्टमर इसका आंसर होता है।
कस्टमर। जब जब आप मोनोपोलिस्ट मार्केट देखोगे ना, उसमें बेटा फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कस्टमर से चालू होता है। सीधा इसका आंसर है बेटा ईच इंडिविजुअल क्या बोलिए, कस्टमर। हम आगे चलते हैं बेटा 66 पे। तो इन द किंग डिमांड कर्व, आपको पता है बेटा किंग डिमांड कर्व कैसे खींचा जाता है, तो जी ऐसे, इसका पैर यहां से आके टूट जाता है। सिनेरियो फॉर ओलिगोपोली, व्हाट हैपन व्हेन अ फर्म रेज इट्स प्राइस अबव द प्रिवेलिंग लेवल। याद रखिएगा बेटा, जब भी अगर आपका फर्म बेटा प्राइस को रेज कर दे प्रीवेलिंग लेवल से, तो ये लॉस का सिचुएशन होता है किंग डिमांड कर्व में, तभी तो बेटा वो कर्व तुरंत नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इसीलिए बोला गया इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, फर्म लूजेस मार्केट शेयर एज कॉम्पिटिटर डिड नॉट या डू नॉट फॉलो। आगे चलते हैं बेटा 67 पे। तो 67 क्या है बोलिए, तो 67 का बेटा जो आंसर देखेंगे वो देखेंगे, द स्लोप ऑफ एमआर कर्व फॉर अ मोनोपोली फर्म इज डैश दैट ऑफ द एआर कर्व। मतलब आपको एमआर और एआर कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, एमआर और एआर कर्व कुछ इस तरीके का ड्रॉ होता है। डन करें, चूज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा जी, तो इक्वल टू, नहीं भैया इक्वल नहीं है, ट्वाइस है, नहीं जी, 3 टाइम्स, नहीं जी, हाफ, यस हाफ इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। आगे चलते हैं बेटा 68 पर। 68 का जो आंसर है मेरे बालक वो क्या है देखिए, तो 68 पे हम जब आगे बढ़ते हैं तो 68 के लिए बोला गया है कि इन विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल एक्चुअल डिमांड स्टेगनेट्स, रुक जाता है। तो सोचो ना बेटा बिजनेस साइकिल क्या था, बिजनेस साइकिल यही तो था बेटा बिजनेस साइकिल। तो आप देखो ना कहां पे जाके और आपका एक्चुअल डिमांड रुक जाएगा, पीक पर जाके। आंसर इज क्या है बेटा बोलो, पीक। चूंकि एक बंदा जब पेड़ पे सबसे ऊपर चढ़ जाए तो उसके ऊपर और क्या चढ़ेगा वो, इसीलिए वहां पे जाके वो रुक जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है। आगे 69 पे आते हैं बेटा। तो 69 का आंसर जो है वो है अकॉर्डिंग टू पिगो मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन। याद रखना बेटा उन्होंने बोला था ना कि देखिए मैं एक ना इकोनॉमिक्स की जो नई किताब बेटा छाप रहा हूं, मतलब ये लगभग आने वाला है फ्रॉम द न्यू सेशन, उसमें मैंने काम किया है। इकोनॉमिक्स में जितने भी ऑथर हैं उन सारे ऑथर ने क्या कहा था उसको मैं फर्स्ट पेज में ही लगा दूंगा। ध्यान रखिएगा, मैंने ये ऑब्जर्व किया पिछले 5-7 सालों से कि ऑथर से डेफिनेशन बहुत आते हैं और इसमें ना बच्चे को हमेशा याद करना पड़ता है, क्योंकि एक ऑथर ने क्या कहा ये अलग अलग चैप्टर में हम कैसे याद रखेंगे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, एंटीसिपेशन और एक्सपेक्टेशन वर्ड बोला था पिगो ने। आगे बोलते हैं बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे बोलो बालक, 70 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे मेरे बालक, 70 पे। तो 70 का क्या है देखते हैं एक बार। बोला गया है बेटा कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज। देखो बेटा अगर आपका डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो बेटा इससे होता क्या है ना कि इक्विलिब्रियम प्राइस आपका फॉल करना चालू कर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब डिमांड कम होगा ना तो इससे प्राइस का इंपैक्ट आ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी रिमेन सेम चूंकि लोगों की उसकी जरूरत है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो हो जाएगा सी कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा बट इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज नॉट क्या बोलो बेटा, सर्टेन। आते हैं 71 पे। 71 बोला गया विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड डाउन स्विंग। बेटा सिंपल है, कॉन्ट्रैक्शन को हम जब बिजनेस साइकिल में झुकाव की तरफ देखते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या डाउन स्विंग बोलते हैं। आगे बोला गया है 72 क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो बेटा। बोला गया है कि नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी विच इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड इज इक्वल टू द। बेटा नेशनल इनकम का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि बेटा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एग्रीगेट सप्लाई, हाँ या ना, क्योंकि इनकम ऑफ द इकोनॉमी विच इज आइदर कंज्यूम्ड या सेव्ड। बेटा इकोनॉमी में वो एक्टिविटी जो तुम या तो कंज्यूम करोगे नहीं तो सेव करोगे, वो हमेशा आपके एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आएगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 73। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं क्या आंसर है बेटा। तो 73 में बोला गया इन द गिवन सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू -20 प्लस 0.55 एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई इज इक्वल टू 100 करोड़, व्हाट इज द कंजम्पशन। बेटा अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, केनेसियन थ्योरी का है ये क्वेश्चन। और आप लोगों ने एक इक्विलिब्रियम में पॉइंट पढ़ा होगा कि एस प्लस नहीं बेटा, एस हमेशा इज इक्वल टू क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो अगर बेटा मैं बोलूं कि -20 प्लस 0.55 इज इक्वल टू 100, अब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दो बेटा। यहां पर आ जाएगा आपका 0.54 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 100 प्लस क्या बोलो बेटा, वो इधर आके प्लस में 20 हो जाएगा। अब आप आंसर निकाल लीजिए, 240 बेटा मेरे हिसाब से आपका 240 आ रहा है, 240 आ रहा है आपका y। तो अगर y 240 आ रहा है, चूंकि ये तो y निकला ना बेटा, लेकिन हमें y नहीं निकालना, हमें कंजम्पशन निकालना है। अब आप इसी को फॉर्मूले में पुट कर दो, y इज इक्वल टू क्या था बेटा, c प्लस आई था।
तो यहाँ पर y हमारे पास निकल के आ गया है 240, और आपका बेटा c पूछना है लेकिन i दिया गया है, और i कितना दिया गया बेटा, तो 100 दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने 240 आंसर मार दिया होगा, लेकिन 240 बेटा याद रखिएगा आपका y की वैल्यू है, ना कि c का वैल्यू है। आगे चलते हैं बेटा 74 पे, 74 पे चलते हैं। 74 क्या है बेटा, तो बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। बेटा सिंपल है, पेंशन ऑफ द रिटायर्ड वर्कर, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट में आता है और इसको हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। डन करें, ओके जी। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 और 75 क्या है, द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, जस्ट वेट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी बेटा आपका 0.6 है, एमपीसी आपका दिया गया है 0.6, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 0.04 है। तो बोला गया फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बताइए। अब नालायक को, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने लास्ट में लिखवाया था, मुझे याद है पिछले बैच में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने लिखवाना भूल गया था, तो क्वेश्चन कराते टाइम मैंने एफटीएम का फॉर्मूला लिखवाया था। एफटीएम का फॉर्मूला सिंपल है बेटा, 1 अपॉन क्या बोले बेटा, 1 माइनस बी प्लस एम। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.6 प्लस 0.04 आ जाएगा, हाँ है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो बेटा 2.27 आंसर आ रहा है, यानी कि अप्रोक्स आंसर इसका बी आएगा। आगे चलते हैं बेटा 76 पे, तो 76 है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। अगर बेटा एनएफआईए नेगेटिव है, नालायक अगर एनएफआईए नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी ज्यादा है। अरे एनएफआईए नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है, मतलब अब्रॉड इनकम को। तो अगर अब्रॉड इनकम कम है, नेगेटिव है, इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है। तो सीधा आंसर रह जाए कि जीएनपीएमपी जो होगा बेटा वो स्मॉलर होगा जीडीपी से, मतलब डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम होगी। आगे चलते हैं बेटा 77, हाँ जी 77 क्या बेटा, 77 बोला गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट, बताओ कौन सा फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में नहीं आता। तो बेटा फिर से मैं बोलूंगा, आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस आता है, एजुकेशन पे आता है, हेल्थ केयर पे आता है, पेंशन पे नहीं आता। क्यों नहीं आता, सेम लॉजिक, ट्रांसफर पेमेंट है बेटा, और ये नेशनल इनकम में नहीं आता। हम आगे चलते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 78 पे, ऑटोनोमस इंक्रीज इन इंपोर्ट, ऑटोनोमस इंक्रीज इन इंपोर्ट, ऑटोनोमस इंक्रीज इन इंपोर्ट हैज कौन सा इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम बेटा, कॉन्ट्रैक्शनरी। ऑटोनोमस इंक्रीज अगर होगा ना बेटा इंपोर्ट में, तो वो इकोनॉमी को क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन पे लेके जाता है, ना कि एक्सपेंशन पे। आगे चलते हैं बेटा 79 पे चलते हैं, 79। तो 79 में क्या देखते हैं बेटा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बताइए इसमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी बिल्कुल है बेटा, प्रमोशन ना 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 बेटा, फिस्कल पॉलिसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए नहीं बनाया जाता, उसके लिए तो बेटा आरबीआई वगैरह अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है, कोटा रेट वगैरह डिसाइड किया जाता है। परफेक्ट आंसर इसका जो होगा बेटा वो सी होगा। आगे चलते हैं 80 पे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन वो क्या है एक बार देखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीकेज फ्रॉम इकोनॉमिक स्ट्रीम, रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीकेज, हमें लीकेज नहीं ढूंढना, लीकेज क्या नहीं है ये ढूंढना है। तो बोलो बेटा प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन 100% बेटा ये है, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन यस, ये बेटा हमारा लीकेज का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा यहां से आता है। लीकेज मतलब क्या, आपने देखा होगा इंजेक्शन लीकेज, लीकेज मतलब इकोनॉमिक फ्लो से पैसा जा रहा है, इंजेक्शन मतलब आ रहा है। आगे चलते हैं बेटा 81 पे चलते हैं, 81 क्या कहता है बेटा, तो नेशनल अकाउंट, जब हम नेशनल अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक बैड एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्या बोलो बेटा, जीडीपी। अच्छा वॉलंटियर सर्विस आता है, रेंट फ्रॉम सेल्फ ओन्ड हाउस आता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आता है, ट्रैफिक कंजेशन ऐसा है बेटा जिसको हम लोग जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करने में बेटा इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे चलते हैं बेटा 82 पे, तो 82 का क्या है एक बार देखते हैं, व्हाट इज नेट डिविजिबल पूल, एनडीपी किसे कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा एनडीपी हम लोग एक ऐसे ग्रॉस रिवेन्यू को कहते हैं जिसको बेटा तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, क्या कर देते हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट, किसके बीच में, तो सेंटर और स्टेट के बीच में। आपने इसका एग्जांपल जीएसटी से भी देख सकते हो, जीएसटी का पैसा जब आता है ना बेटा तो सेंट्रल स्टेट दोनों में बांट दिया जाता है, हम इसको नेट डिविजिबल पूल कहते हैं, किस रेशियो में सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा बांटा जाएगा। आंसर इसका डी है बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है बेटा, तो हमें ना पहले तो ये देख लो, बोला गया कि आप नीचे वाले इंफॉर्मेशन को यूज करो और क्वेश्चन 83 और 84 का आंसर दो। तो सबसे पहले आप क्या देखो कि पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बेटा रिवेन्यू डेफिसिट बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला याद हो तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो क्या रिवेन्यू रिसिप्ट ऊपर दिया गया है क्या, हाँ जी दिया गया है, 25,000 दिया गया है। क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल दिया गया है। कितना दिया गया है जी, तो जी 30,000 दिया गया है। तो 25 30 5 आपका आंसर आ गया, इसका आंसर बेटा हो जाएगा ए।
आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं हम लोग और 84 पर आते हैं। तो 84 में बजटरी डेफिसिट पूछा गया है। आपको पता है बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंस। तो बेटा अगर टोटल रिसिप्ट आप देखोगे तो कितना आपका है बोलो, तो जी आपका टोटल रिसिप्ट है 54,000 रुपए, और अगर आप देखोगे इसका टोटल एक्सपेंस तो वो कितना है बेटा, तो टोटल एक्सपेंडिचर 60,000 है। तो यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 6,000 करोड़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर मेरे बालक, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं जब हम, तो बोला गया लेसीज फेयर अप्रोच एडवोकेटेड। अब देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट ना आपके मॉड्यूल के सीधे लेसन राउंड अप में दिया गया है और वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बेटा बहुत कम हो, इसी को हम कहते हैं लेसीज फेयर अप्रोच। देखो कभी कभी जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो आपको बेटा किताबी भाषा नहीं, दिमाग को भी यूज करना होता है, और आपको ये यूज करना होता है कि जो वर्ड लिखा गया इसका क्या मतलब हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया लेसीज मतलब लेस फेयर अप्रोच, फेयर मतलब क्या, इंटरफेरेंस से फेयर वर्ड आया है, तो इसीलिए बेटा बोला गया मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन और रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा, when the RBI uses persuasion to convince bank to hold government security instead of lending to certain sector। बेटा नाम से इन्होंने आंसर कर दिया है। यहाँ पर एक वर्ड बोला गया परसुएशन। याद रखना, जब भी आरबीआई बैंक को कन्विंस करता है बेटा, बैंक को प्रेशर डालता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड करो, आप उसको लेंड मत करो, तो इसको हम मोरल सुएशन कहते हैं। मोरल सुएशन बेटा मेंटल प्रेशर एक तरीके का डाला जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, तो ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज नेगेटिव फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज नेगेटिव फंक्शन, इनकम का नहीं बेटा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का बेटा ये नेगेटिव फंक्शन हो सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। 88 का बेटा देखते हैं आंसर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द आरबीआई अंडर क्या बोलो बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ फॉर द आरबीआई। आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन टारगेट जो सेट किया जाता है उसमें कौन कौन लोग होते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है? नहीं भैया। क्या उसमें आरबीआई होती है? हाँ जी होती है। लेकिन क्या आरबीआई अकेले होती है? नहीं बेटा, विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश की कोई भी पॉलिसी बेटा जब तक फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं करेंगी तब तक पॉलिसी अच्छा नहीं बनेगा। आंसर इसका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई। आगे आते हैं बेटा 89 पर, और 89 बोला गया विच एक्शन डज नॉट सेंट्रल बैंक डज नॉट नहीं बेटा डज द, विच एक्शन डज द सेंट्रल बैंक परफॉर्म ड्यूरिंग ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में डायरेक्टली आप मार्केट से जाते हो, सिक्योरिटी को परचेज कर लेते हो, टू इंट्रोड्यूस हाई पावर्ड मनी इनटू द इकोनॉमी। सिंपल आंसर बेटा, परचेज ऑफ क्या बोलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 90, और क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया बेटा कि मनी मल्टीप्लायर वुड बी लार्ज। मनी मल्टीप्लायर कब लार्ज होगा? जब आपके पास पैसा ज्यादा हो, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो। तो बताइए कौन सा फॉलोइंग सिनेरियो होगी। स्मॉलर एक्सपेंडिचर डिपॉजिट रेशियो, नहीं भैया एक्सपेंडिचर डिपॉजिट नहीं, स्मॉलर डिपॉजिट हो सकता है। हायर करेंसी डिपॉजिट निगनता बेटा, जब पैसा ज्यादा जमा करोगे तो मल्टीप्लाई कहां से करेगा। स्मॉलर करेंसी एक्सपेंडिचर नहीं भैया, हाँ जी डिपॉजिट कम होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। आगे देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। कितना आसान टैक्स है ना बेटा, मैं माफ करिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी के आने के बाद सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गया, तो भैया सारा इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हुआ है, डायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं हुआ, तो इसी कारण से इसका आंसर जो है वो इनकम टैक्स है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो क्वेश्चन नंबर 92 जो है वो अगर आप देखोगे तो बोला गया है हाउ मेनी क्रॉप्स आर मैंडेटेड टू रिसीव प्राइस सपोर्ट थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेटा मैं आंसर बता देता हूं, इसका 23 है। चैप्टर नंबर 10 जब मॉड्यूल उठाओगे ना उसके लेसन राउंड अप में भी दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार ने बेटा टोटल 23 क्रॉप्स को इंक्लूड किया है। कभी कभी कुछ चीजें ना बेटा जनरल नॉलेज से आ जाती है और एग्जामिनर आपके दिमाग को खराब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है बेटा, तो इन इंडिया पब्लिक सेक्टर इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। देखो बेटा पब्लिक सेक्टर इंडिया में अगर देखा जाए ना तो एक रेलवे हो गया और एक बेटा एटॉमिक एनर्जी होगी। आप ध्यान से कभी देखिएगा बेटा, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अब खास कुछ बचा नहीं। एविएशन सेक्टर प्राइवेटाइज हो चुका है। इवन बेटा मिनिस्ट्री में भी आप जाके देखोगे ना, पोस्ट ऑफिस में भी जाके देखोगे ना, सरकारी बैंकों में भी जाके देखोगे ना, हर जगह प्राइवेटाइजेशन, हर जगह प्राइवेटाइजेशन। आंसर बेटा रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। आर्म्स एम्यूनेशन नहीं बेटा, ये भी प्राइवेटाइज हो चुका है। टाटा की बहुत सारी, टाटा कंपनी के बहुत सारे बेटा तोप बनाए जाते हैं, तोप, तो ऑब्वियसली बेटा ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहां रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94, तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला है, हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मेजर। रुक जाओ,
इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अच्छा प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी है अकाउंटिंग का, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स भी है, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम एंड प्रोविजन बेटा, मॉनेटरी और फिस्कल दोनों में आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा 95 पे, तो 95 पे आते हैं, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ ग्रोथ ट्रांजेक्टरी ऑफ द, क्या बोलो बेटा, इंडियन इकोनॉमी। नालायक, मैंने आपको ये तो ये एमटीपी का क्वेश्चन है बेटा, ये मॉक टेस्ट जो आया था ना, मॉक टेस्ट, उसका क्वेश्चन है, याद रखिए इसका आंसर है एग्रीकल्चर। हम लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर से कौन से सेक्टर पे शिफ्ट हो गए, सर्विस सेक्टर पे, और याद रखिए उसी को हम ट्रांजेक्टरी ग्रोथ कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 96 पे। 96 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ व्हीकल करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज। ये सिंपल बेटा, सबका दादा भालू सरकार, दैट इज अमेरिका। तो यूएस डॉलर बेटा, इसको हम लोग फ्रीली करेंसी भी कहते हैं, फ्रीली करेंसी। हालांकि फ्रीली करेंसी की डेफिनेशन में और भी आती है, यान भी आता है, पाउंड भी आता है, लेकिन व्हीकल करेंसी डॉलर है, चूंकि पूरा विश्व इसी पे ट्रांजैक्शन करता है। नाउ 97 का है बेटा, तो 97 में बोला गया 97 में कि विच ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखो बेटा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का जो मेन टारगेट होता है ना, वो होता है प्राइस को लो करना। देखिए सिंपल है, कोई ड्यूटी लगाई जाती है, काउंटर वेलिंग, तुमने लगाया मैंने भी लगा दिया, ताकि हम दोनों का इफेक्ट कम हो सके, है ना। आगे आगे आगे, अच्छा ये काम क्यों किया जाता है, क्योंकि सामने वाले कंट्री ने अपने रेट को कम किया था सब्सिडी लगा के। तो बताओ नीचे दिए गए पॉइंट में से कौन सा काउंटर वेलिंग ड्यूटी का प्राइमरी पर्पस है। कॉन्ट्रैक्टेड लो क्वालिटी ऑफ गुड्स इन, नहीं भैया। न्यूट्राइज आर्टिफिशियली, हाँ आर्टिफिशियली लो प्राइस, बिल्कुल। अगर कोई सरकार जानबूझ के प्राइस को कम करवा देती है अपने देश में ताकि दूसरे देश को नुकसान हो, तो दूसरा देश काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देती है। Which is a foreign investor having no previous experience initiate FDI in a business which is not related to its existing business in its home country. In its, क्या बोलो बेटा, home country। आगे फिर से एक बार पढ़ो, when the foreign investor having no previous experience initiate FDI in a business which is not related to existing business in a home country and is usually in the form of joint venture with a foreign firm operating in the industry, बेटा इसको हम conglomerate कहते हैं। जब भी आप बिना एक्सपीरियंस के और विदाउट हैविंग एनी लिंकेज अमाउंट इन्वेस्ट करते हो बेटा मिलकर धंधा चालू करने के लिए, हम इसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सपीरियंस है तो कॉन्ग्लोमरेट नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो कॉन्ग्लोमरेट हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सेट एंड इनफोर्स रूल ऑफ इंटरनेशनल, बिल्कुल है भैया। मेंटेन सीक्रेसी, नहीं भैया, सीक्रेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं, हालांकि आगे भी पढ़ लो। रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट है बेटा। प्रोवाइड फोरम फॉर नेगोशिएटिंग, ये भी है। लास्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 100 पे, तो स्टेट पॉलिसी एम्ड टू प्रोटेक्ट, आवाज दो बेटा, स्टेट पॉलिसी जो होती है एम्ड टू, क्या बोलो बेटा, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन थ्रू द यूज ऑफ टैरिफ कोटा एंड नॉन टैरिफ पॉलिसी। बेटा इसको हम प्रोटेक्टिज्म कहते हैं, प्रोटेक्टिज्म, जिसको प्रोटेक्ट आपका प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है, लेकिन प्रोटेक्टिज्म वर्ड आप यूज कर सकते हो, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शनिज्म। आगे चलिएगा, तो मैं कुल मिला जुला कहता हूं कि प्रोटेक्ट, जब आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना चालू करते हो और इसके लिए बहुत सारे टैरिफ और कोटा नॉन टैरिफ पॉलिसी लगाते हो, इसे हम प्रोटेक्टिव्स कहते हैं। डन करें, ये आपका बेटा पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, माइट बी पॉसिबल बेटा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मुझसे भी गलत हो गए हो जल्दीबाजी में, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि इंस्टीट्यूट बेटा उसका सजेस्टेड आंसर कुछ और दे दिया हो। आप एक बार इन सब चीजों को देख लीजिएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 99% जो आंसर होंगे ना, वो मेरे हिसाब से बेटा सही होंगे। मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस में भी किया है। अब यहाँ पर एक बात बोलूंगा, मेरा ऑल द बेस्ट आप एक्सेप्ट करिए और आप लोग इससे अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। थोड़ा सा बेटा मेरे को इस सॉल्यूशन को लाने में देरी हो गई, रीज़न ये है कि एक तो मैंने आपका पेपर भी नहीं देखा था, दूसरा बेटा ऑलरेडी ना इंटरमीडिएट के बैचेस वगैरह चल रहे थे और डेमो भी आने बाकी हैं, तो जिसके कारण बिजी शेड्यूल के कारण बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण थोड़ी सी जो आपका ये सजेस्टेड आंसर है वो निकालने में लेट हो गया है। डन करें। अब यहाँ पर बेटा एक दो बातें और भी हैं और उसको लेकर आपको ध्यान से सुनने वाली बात है। आप हमेशा याद रखिएगा कि फाउंडेशन पास होना इज़ नॉट अ सीए बन जाना। फाउंडेशन इज वन ऑफ द बेसिक एंट्री पॉइंट फॉर द सीए। आपका मेन जर्नी बेटा शुरू होगा इंटरमीडिएट में। भगवान से बहुत सारी दुआ करता हूँ कि आप लोग इंटरमीडिएट में जल्दी से आइए और उसके बाद अपनी प्रोफेशनल जर्नी को शुरुआत करिए। वॉट एवर इन द फाउंडेशन प्लीज फॉरगेट दैट। इंटरमीडिएट की शुरुआत एक नए तरीके से होनी चाहिए बेटा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ आपको। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा आशीर्वाद मेरा आप लोगों के साथ है। मिलते हैं बेटा हम लोग, होप सो इन द इंटरमीडिएट आप लोग पास हो, भगवान आपको आगे की तरफ लेकर जाए। बहुत सारा आशीर्वाद मेरे आपके साथ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।